हेलो दोस्तों, अब तक आपने सुना कि तेजस्विनी एमएलए वंशराज को अच्छा सबक सिखाती है और फिर उसे जान से मार देती है। अब आगे यामिनी और तामसी जो बहुत दिनों बाद यहाँ आई थी, वह तेजस्विनी गाथा और प्रथा के साथ अच्छा टाइम स्पेंड करती हैं। उसके बाद 3 दिनों के बाद यह लोग मुंबई के लिए निकल जाती हैं। वहीं इस वक्त गाथा और प्रथा वहीं रुकती हैं, क्योंकि अगर वह लोग तेजस्विनी के साथ चली जाएंगी तो यहाँ का काम कौन देखेगा। और यामिनी और तामसी जो मुंबई के काम को अच्छे से संभालती थीं, उनका उनके साथ जाना ज़रूरी था, क्योंकि इस प्रोजेक्ट के बारे में उन्हीं को पता था। यह प्रोजेक्ट एक सरकारी प्रोजेक्ट था जिसमें बहुत से हॉस्पिटल और बच्चों के बड़े पार्क और कुछ सड़कों का निर्माण करवाना था, जिस वजह से यह प्रोजेक्ट में काफ़ी ज़्यादा खर्च आने वाला था। तेजस्विनी के पास पैसों की कोई कमी नहीं थी। वह एक सक्सेस बिजनेस वूमेन थी। उसके बहुत सारे बिजनेस इस समय नंबर 1 की पोजीशन पर चल रहे थे, जिस वजह से वह इस प्रोजेक्ट पर अच्छे खासे पैसे खर्च कर सकती थी। वहीं यह प्रोजेक्ट भी बहुत महंगा था। इस प्रोजेक्ट के पूरा होने पर उसे बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होता, जिससे वह ऊंचाइयों के एक पावदान और ऊपर बढ़ जाएगी। और वैसे भी उसे हारना बिल्कुल नहीं पसंद था। वहीं सूर्य प्रताप सिंह भी राजस्थान से मुंबई के लिए निकल चुका था। पहले तो उसे इस प्रोजेक्ट के देने वाले रितेश आहूजा से बात करनी थी, क्योंकि उसे कहीं भी नहीं लग रहा था कि उसके डील में कोई कमी थी। फिर यह प्रोजेक्ट देने की दूसरे को देने की हिम्मत उसे कैसे हुई। और अगर उसने दिया था तो उसे कारण तो बताना ही पड़ेगा कि उसके डील में कमी कहाँ थी। वहीं उसके कुछ बिजनेस मुंबई में थे। इसी बहाने वह उन्हें अच्छे से देख लेगा। यही सब सोचकर वह वहाँ से निकल जाता है। इस वक्त उसके साथ उसका सेक्रेटरी नीरव और उसके 2 दोस्त आदित्य राठौर और साहिल अवस्थी भी जा रहे थे। वैसे तो सूर्या के और भी बहुत से दोस्त थे, लेकिन नीरव जो कि उसका असिस्टेंट था, आदित्य राठौर, साहिल अवस्थी, अमित आहूजा और मानस सिन्हा, ये 4 उसके बहुत ही अच्छे दोस्त थे, जो
हमेशा ही उसके लिए काम करते थे। यह चारों भी बड़े घराने से आते थे। यह लोग बचपन से ही एक साथ पढ़े थे, कॉलेज भी इन्होंने एक साथ ही किया था, जिस वजह से इनमें बहुत ही अच्छी दोस्ती थी। जहाँ यह सूर्य प्रताप से बहुत ज़्यादा डरते भी थे, वहीं वह सूर्य प्रताप से प्यार भी बहुत ज़्यादा करते थे, क्योंकि वह हमेशा इन्हें छोटे भाई की तरह ट्रीट करता था और इनका बहुत ख्याल करता था। लेकिन गुस्से में वह उन्हें बहुत ही कठिन पनिशमेंट भी देता था, जिस वजह से वह लोग उसे भर भर के कोसते भी थे। लेकिन फिर भी वह उसके प्रति बहुत ही ज़्यादा ईमानदार थे। इस वक्त वह चारों अपने प्राइवेट जेट से जा रहे थे। वहीं दूसरी तरफ तेजस्विनी, जिसने फ्लाइट बुक की थी, वह फ्लाइट से जा रही थी। कुछ घंटों के सफ़र के बाद तेजस्विनी मुंबई पहुंच जाती है। जैसे ही वह मुंबई की धरती पर पैर रखती है, अचानक ही उसका दिल जोरों से धड़कने लगता है। पता नहीं क्यों आज यह पहली बार हो रहा था। आज से पहले वह बहुत बार मुंबई आ चुकी है, लेकिन पहले कभी भी उसके साथ कुछ ऐसा नहीं हुआ था। लेकिन आज ऐसा क्यों हो रहा है, यह सोचते हुए वह अपने दिल के पास अपना हाथ रख लेती है और बोलती है, हे भगवान, जो कुछ भी हो अच्छा हो। अब कुछ बुरा झेलने की मुझ में हिम्मत नहीं है, इसलिए प्लीज़ मेरी हेल्प करना। इतना बोलकर वह आंख बंद कर भोलेनाथ का नाम लेती है और फिर एयरपोर्ट से बाहर निकलने लगती है। वहीं जैसे ही वह बाहर निकलती है, दूसरी तरफ से राणा सूर्य प्रताप भी अपने जेट से नीचे उतरता है और अब की बार जैसे ही वह मुंबई में अपने कदम रखता है, तो बिल्कुल तेजस्विनी जैसा एहसास उसे भी होता है। उसके भी दिल के धड़कन जोर जोर से धड़कने लगती है और उसे अजीब से बेचैनी का एहसास होने लगता है। पता नहीं क्यों उसे इतनी बेचैनी हो रही थी। वह घबराहट में अपनी नज़रें इधर उधर करके देखने लगता है, क्या कुछ ऐसा है जो उससे चूक रहा है। पता नहीं क्यों ऐसे लग रहा है जैसे कोई उसका अपना उसके आसपास हो। वह अपनी पैनी नज़रों से अपने चारों तरफ देख रहा था, पर उसे वहाँ कुछ ऐसा नहीं दिखाई दे रहा था जिस पे उसकी नज़रें रुक सके। वहीं तेजस्विनी जैसे ही एयरपोर्ट के बाहर निकलती है, उसके दोनों दोस्त भी उसके पीछे पीछे उसके साथ ही आ रही थी। उनके सामने एक बहुत ही लग्जरियस गाड़ी आकर रुकती है, जिसमें वह तीनों बैठ जाती हैं। जहाँ यामिनी आगे बैठी थी, वहीं तामसी और तेजस्विनी पीछे की सीट पर बैठी हुई थीं। वहीं इस समय एक लड़का ड्राइव कर रहा था। वह तेजस्विनी से बोलता है, तेजू, तुम बहुत दिनों बाद मुंबई आई हुई। मैं तुम्हारा कब से बेसब्री से इंतज़ार कर रहा था। यह लड़का और कोई नहीं, यह तेजस्विनी का
एक दोस्त था जिसे वह छोटे भाई की तरह मानती थी। यह भी पहले उनके आश्रम में रहता था और जब इसकी पढ़ाई पूरी हो गई तब तेजस्विनी ने इसे मुंबई का काम सौंप दिया, जिस वजह से वह हमेशा यहीं रह जाता था। इसे बहुत ही कम मौका मिलता था जब यह तेजस्विनी के पास जाकर उससे मुलाकात कर पाता हो। वहीं आज तेजस्विनी को वहां देखकर उसके खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। इसका नाम शौर्य था। उसकी बातों को सुनकर तेजस्विनी बोलती है कि हाँ, इस बार तो आने में बहुत देर हो गई। वैसे कंपनी का काम कैसे चल रहा है? क्या सब कुछ ठीक है? वहीं शौर्य खुश होते हुए बोलता है कि हाँ, सब कुछ ठीक है। और वैसे भी जो चीज़ तुम देख रही हो तो वह कैसे खराब हो सकती है? तुम्हारी यह पैनी नज़रें जो हर वक्त सब पर रहती है तो भला कुछ कैसे खराब हो सकता है? उसकी बातों को सुनकर तेजू उसकी ओर देखने लगती है, मानो वह उस पर गुस्सा कर रही हो। वहीं उसे इस तरह गुस्सा होता देखकर शौर्य जोर जोर से हंसने लगता है और बोलता है, तेजू, तुम जब इस तरह से गुस्सा करती हो ना तो तुम बहुत प्यारी लगती हो। उसकी बातों को सुनकर अब वह लोग भी हंसने लगते हैं। तभी तामसी अपने पास से फाइल निकालती है और वह तेजस्विनी को देते हुए बोलती है, तेजू, इसे देख लो और इस पे अगर कोई ऐसा पॉइंट है जिस पे हमें ध्यान देना चाहिए तो उसे मुझे बता दो। मैं इसे अच्छे से फिर से बना दूंगी। फिर हम चलकर रितेश आहूजा के साथ मीटिंग कर लेंगे। मैं नहीं चाहती कि इसमें कोई गलती हो जिस वजह से यह डील हमारे हाथों से निकले। मैंने इसे कई बार चेक किया है, लेकिन एक बार तुम भी देख लो। हो सकता है मुझसे कोई मिस्टेक हुई हो और वहाँ मैं कोई गड़बड़ी नहीं चाहती हूँ। वहीं उसकी बात को सुनकर तेजू भी उससे फाइल ले लेती है, क्योंकि वह भी कोई छोटी सी गलती नहीं करना चाहती थी। वहीं वह ध्यान से उस फाइल को देखने लगती है और उसे जहाँ कहीं भी ऐसा लगता है कि चेंजेस करने चाहिए वह वहाँ टिक लगाने लगती है, जिससे तामसी उसे चेंज कर सके। और वह तामसी को अच्छे से समझाने लगती है। वहीं उसके राय को सुनकर तामसी भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और बोलती है कि तेजू, तुझे पता है तू बहुत ही जीनियस है, इसी वजह से तू हमेशा हमसे आगे की ही सोचती है। देख, इस फाइल को मैंने कितनी बार चेक किया था पर मैं इन कमियों को पकड़ नहीं पाई और तूने एक ही नज़र में यह सारी कमियां ढूंढ निकाली। और हो सकता था कि इन छोटी छोटी कमियों की वजह से हमें यह डील ना मिलती, लेकिन अब यह बिल्कुल परफेक्ट है। इतना बोलकर वह ध्यान से फाइल को देखने लगती है। अब तक वह लोग अपने विला पहुंच चुके थे, जहां पर यामिनी और
तामसी रहती थी। यह विला भी बहुत बड़ा था जिसे तेजस्विनी ने उनके रुकने के लिए खरीदा था, क्योंकि जब सभी लोग यहाँ इकट्ठा होते थे तो उन्हें रुकने के लिए एक निश्चित जगह की आवश्यकता थी। ऐसे वह लोग होटल में बार बार नहीं रुक सकते थे। इस तरह से कोई भी उनकी आइडेंटिटी जान सकता था, जिस वजह से जब उसने यहाँ बिजनेस शुरू किया था तभी उसने एक बड़ा विला ले लिया था और अब वहाँ पर यामिनी और तामसी रहा करती थी। उन्हीं के साथ सौर्य भी रहता था। यह विला इतना बड़ा था कि यहाँ कई लोग एक साथ रह सकते थे, जिसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं होने वाली थी। वहीं वह लोग अपने अपने रूम में जाकर फ्रेश होते हैं और थोड़ा रेस्ट करते हैं। इस बीच तेजू बिल्कुल भी रेस्ट नहीं करती है। वह अपने बाकी कंपनी की डिटेल देखने लगती है और सब कुछ चेक करने लगती है। वैसे भी अभी वह यहाँ 2-3 दिन तक रुकने वाली थी। तब तक में वह एक बार सभी कंपनी को चेक करने ज़रूर जाएगी। वहीं उन लोगों ने कल के लिए मीटिंग फिक्स कर रखी थी। दूसरी ओर राणा सूर्य प्रताप सिंह चौहान भी यहाँ पहुँच चुका था। वह लोग भी अपने विला में रुके हुए थे। उसका भी यहाँ एक बड़ा विला था। वहीं वह लोग भी अपने रूम में जाकर फ्रेश होते हैं और फिर सूर्या अपनी कंपनी को चेक करने के लिए अपने दोस्तों के साथ निकल जाता है। उन लोगों ने भी मीटिंग कल के लिए ही रखी थी, क्योंकि आज रितेश आहूजा शहर से बाहर गया था और उसे आने में देर हो सकती थी, जिस वजह से उसने दोनों लोगों से कल के लिए बात किया था। वैसे तो उसने सोचा था कि दोनों के साथ एक ही साथ में बात कर ली जाए, लेकिन तेजस्विनी नहीं चाहती थी कि उसके बारे में कोई जाने, जिस वजह से वह इस बात से मना कर देती है और कहती है कि वह अकेले उनके साथ मीटिंग करे। वहीं वह उसकी बातों को टाल नहीं सकता था, क्योंकि उसे अच्छे से पता था कि वह कौन है। अगर वह उसकी बातों को टालेगा तो उसका क्या परिणाम होगा, यह उसे अच्छे से पता था, जिस वजह से वह उसकी बात मान जाता है और वह इन दोनों मीटिंग के बीच में सिर्फ 5 मिनट का ब्रेक रखता है। पहले उसने तेजस्विनी को बुलाया था, उसके बाद उसने सूर्या को बुलाया था। आज का दिन बीत जाता है। दूसरे दिन वह लोग अपना काम ख़त्म करके मीटिंग के लिए उसके बताए होटल में आ जाते हैं। यह 7 स्टार होटल था, जो मुंबई का एक बड़ा होटल था, जिस वजह से वहाँ की सिक्योरिटी भी बहुत ही अच्छी थी। वहीं तेजस्विनी, जिसने अपने साथ बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी नहीं लिया था, वह सिर्फ अपने दोनों दोस्तों के साथ ही यहाँ आई थी। फिलहाल उसकी सिक्योरिटी उसके साथ आई थी, लेकिन वह बाहर ही थी।
उसने पहले पता लगा लिया था कि यहाँ उसे किसी तरह की कोई खतरा तो नहीं है। फिर वह यहाँ आई थी, जिस वजह से वह निश्चिंत थी। और वैसे भी उसके लोग होटल के बाहर मौजूद थे। आवश्यकता पड़ने पर वह उन्हें तुरंत ही बुला सकती थी। वहीं वह लोग रितेश आहूजा से मिलते हैं और अपना प्रोजेक्ट उनके सामने रखते हैं। सारी बातें डिटेल से होती हैं। फिर उसके बाद वह लोग प्रोजेक्ट के फाइलों में सिग्नेचर करने लगते हैं। थोड़ी ही देर में यह सारी प्रक्रिया पूरी हो जाती है। तब वह लोग रितेश आहूजा से हाथ मिलाकर वहाँ से निकल आते हैं। जैसे ही वह लोग बाहर आते हैं तो यामिनी और तामसी खुश होते हुए बोलती हैं, अरे वाह, हमने यह प्रोजेक्ट ले लिया। हमारी राइवल कंपनी, वह तो बस मुंह देखते रह गई। यह राइवल कंपनी और कोई नहीं थी, यह सूर्य प्रताप सिंह की कंपनी थी। जो RS चौहान के नाम से जानी जाती थी। वहीं तामसी बोलती है कि RS चौहान वाले अब मुंह देखते ही रह जाएंगे और हमने यह डील हासिल कर ली है। कितना मज़ा आएगा जब उन्हें पता चलेगा कि आज हमने प्रोजेक्ट अपने नाम कर लिया है। वह तो जलकर राख हो जाएंगे। उसकी बातों को सुनकर यामिनी हंसने लगती है। वहीं तेजस्विनी सोचने लगती है कि यह राइवल कंपनी हमेशा ही उसके रास्ते में आता है और हमेशा ही उसके सामने प्रॉब्लम क्रिएट करता रहता है। अब सच में उसे एक बड़ा झटका लगेगा जब उसके नाक से नीचे से हम इस प्रोजेक्ट को ले जा रहे हैं। उसे भी इस वक्त बहुत ही अच्छा लग रहा था। भला किसे मज़ा नहीं आएगा अपने दुश्मन को हराते हुए। वैसे आज तक इन दोनों ने एक दूसरे से कभी भी मुलाकात नहीं की थी और वह दोनों ही सीक्रेट तरीके से काम करते थे, जिस वजह से दोनों को एक दूसरे के बारे में कुछ भी पता नहीं था। जहां तेजस्विनी की कंपनी का नाम तेजस था, जिस वजह से आज तक लोगों को यह नहीं पता चल सका कि उसके CEO एक लड़का है कि लड़की है। उन्हें आज तक यही लगता था कि यह कोई लड़का है जिसके नाम पर यह कंपनी है। हाल ही में पिछले 7 सालों से यह कंपनी अपने अस्तित्व में आई है, लेकिन उसी के साथ यह आसमान की बुलंदियों को छूती चली गई और देखते ही देखते इसके बहुत सारे ब्रांच पूरी इंडिया में फैल चुके थे। यहाँ तक कि इसके ब्रांच विदेशों में भी थे, जिस वजह से इसकी पॉपुलैरिटी दिन पर दिन बढ़ती गई। इसके बहुत सारे प्रोडक्ट थे, ब्यूटी से लेकर इलेक्ट्रिक प्रोडक्ट तक यह सब कुछ बनाती थी और इसके सभी ब्रांड पर TR लोगो लगा रहता था। आज तक कभी किसी को नहीं पता चला कि TR का मतलब क्या है, लेकिन
यह लोगो देखकर वह लोग जान जाते थे कि यह इसी कंपनी द्वारा बनाया गया है। वह लोग आपस में बातें करते हुए कॉरिडोर से जा रहे थे। तभी अचानक से एक गोली आकर सीधा तेजू के साइड से जाकर दीवार पर लगती है। उसके पीछे कांच की दीवार थी। उस गोली के लगते ही वह कांच की दीवार तुरंत ही टूटकर चूर चूर हो जाती है। यह देखते ही वह तीनों लड़कियां अलर्ट हो जाती हैं। तेजस्विनी को समझ नहीं आता कि अचानक से उस पर किसने फायर किया। उसकी नज़रें बाज की तरह तेज थी। वह तुरंत ही अपनी नज़रें चारों ओर दौड़ाती है। तभी अचानक से सामने उसकी नज़र जाती है तो दूसरे फ्लोर पर सामने एक इंसान उसे दिखाई देता है। दूर होने की वजह से उसका चेहरा ठीक से साफ साफ उसे दिखाई नहीं देता, लेकिन उसके हाथों में पकड़े बंदूक को देखकर वह अंदाजा लगा सकती थी कि गोली इसी ने चलाई होगी। और हकीकत भी यही थी, क्योंकि गोली उसी ने चलाई थी और यह व्यक्ति और कोई नहीं, यह सूर्या था। वह यहाँ मीटिंग करने के लिए आया था, जिसका टाइम रितेश आहूजा ने तेजस्विनी के टाइम के जस्ट 5 मिनट बाद ही रखा था। इस वजह से वह मीटिंग रूम की ओर जा रहा था और वहीं उसके आने की खबर उसके दुश्मनों को लग चुकी थी। वैसे भी उसके दुश्मन राजस्थान से ही उसका पीछा करते हुए यहाँ आए थे, जिस वजह से वह लोग उस पर अटैक कर देते हैं। लेकिन यह एक शार्प शूटर था जो छिपकर उस पर गोली चला रहा था। वहीं उसकी नज़र उस पर पड़ गई थी, जिस वजह से वह बिना देर किए उसे शूट कर देता है। उसने तो उस शूटर को शूट किया था, लेकिन उसके शूट करने की वजह से उसका हाथ दूसरे डायरेक्शन में मुड़ जाता है और उसके हाथों में पकड़े बंदूक से गोली निकल जाती है, जो सूर्या को शूट करने वाला था। वहीं वह गोली सीधा उसके दूसरे साइड खड़ी उसके दूसरे साइड से आ रहे उन तीनों लड़कियों के बीच से जाकर उस कांच पर लगी होती है। फिलहाल वह तीनों एक दूसरे से काफ़ी दूरी पर थे, लेकिन इन लोगों ने उस शूटर को नहीं देखा था, जिस वजह से इन्हें गलतफहमी हो जाती है कि सामने खड़ा व्यक्ति ने इन पर अटैक किया है। उन्हें समझ नहीं आता कि उनके आने के बारे में उनके दुश्मनों को कैसे पता चला। इस वक्त इन लोगों को एक बहुत बड़ी गलतफहमी हो जाती है। वह लोग सोचते हैं कि यह उनके दुश्मन हैं जो उन्हें यहाँ मारने के लिए आए हैं। वहीं उसे उस तरह अकेले देखकर तेजस्विनी तुरंत ही उसकी ओर तेजी से दौड़ लगा देती है। वह उसे इस तरह से नहीं छोड़ सकती थी। उसकी हिम्मत भी कैसे हुई उसे शूट करने की। और अगर वह यहाँ से ऐसे ही चला गया तो फिर क्या मतलब है उसके इतने पावरफुल होने का। कोई भी ऐसे ही उसे आकर शूट करके निकल जाए, वह ऐसा कभी भी नहीं होने देगी। वहीं उसे उस तरफ जाता हुआ देखकर तामसी और यामिनी भी उसके पीछे पीछे जाने लगती हैं। वहीं जो सूर्या था वह अपनी
बंदूक को अपनी जेब में रखता है और अपने चेहरे पर मास्क लगाकर वह आगे की ओर बढ़ने लगता है। उसके साथ इस समय आदित्य और नीरव थे। साहिल किसी काम की वजह से कंपनी में ही रुक गया था, जो उसके साथ नहीं आया था। वहीं वह जैसे ही आगे बढ़ता है, उसने इशारे से साहिल को कह दिया था कि उस आदमी को ठिकाने लगा दे, क्योंकि अगर उसकी लाश यहाँ पड़ी रही तो फिर बाद में इस पर जांच शुरू हो जाएगी, जो उसके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। वहीं साहिल जल्दी ही अपने गार्ड को बुलाता है और उसे ठिकाने लगाने को कहता है, जिस वजह से वह उन लोगों से थोड़ा पीछे ही रह जाता है। वह अभी दूसरी साइड से आकर उस कॉरिडोर की तरफ मुड़ने ही वाला था कि अचानक बहुत ही तेजी के साथ एक पंच आकर उसके मुंह पर लगता है, जिस वजह से वह, जो इस बात से बिल्कुल भी अनजान था कि कोई उस पर अटैक करने वाला है, वह तुरंत ही लड़खड़ाकर 2 कदम पीछे हो जाता है। इस वक्त उसे इतना ज़्यादा गुस्सा आता है। लाइफ में पहली बार ऐसा था कि किसी ने उस पर अटैक किया था, वरना आज तक उसकी इतनी उम्र बीत गई थी, किसी ने उसकी ओर आंख उठाने की भी हिम्मत नहीं की थी। वह बहुत ही ज़्यादा क्रूएल इंसान था। वह बहुत ही गुस्से के साथ अपने सामने की ओर देखता है, जहां उसे एक खुद से छोटा इंसान दिखाई देता है। सूर्या की हाइट अच्छी खासी थी। वहीं तेजू, जो कि एक लड़की थी, उसकी हाइट लड़कियों की तरह ही थी, जिस वजह से वह सूर्या से छोटी दिख रही थी। वह सर से पांव तक काले कपड़े में थी। इस वक्त उसने मास्क लगा रखा था और उसने एक जैकेट पहना था और उसकी हुडी से उसने अपने सर को भी ढक रखा था, जिस वजह से वह बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही थी कि वह एक लड़की है या लड़का है। वहीं सूर्या अपने सामने उस व्यक्ति को देखकर, जिसने उस पर अटैक किया था, अपने गुस्से को बिल्कुल भी नहीं रोक पाता है। वह तुरंत ही उस पर काउंटर अटैक करता है, जिस वजह से तेजू भी 2 कदम पीछे चली जाती है। और अब क्या था, वह दोनों काफ़ी तेजी से एक दूसरे से फाइट करने लगते हैं। जहां सूर्या काफ़ी ज़्यादा ताकतवर और लंबा चौड़ा इंसान था, वहीं तेजस्विनी भले ही छोटी हो, लेकिन वह बचपन से ही बहुत ही ज़्यादा कड़ी ट्रेनिंग की हुई थी, जिस वजह से किसी को भी हरा पाना उसके लिए मुश्किल नहीं था। वह उस पर बराबर वार किए जा रही थी। यह देखकर सूर्या को बहुत ज़्यादा आश्चर्य होता है। पहली बार कोई ऐसा व्यक्ति मिला था जो उसके साथ इतनी मजबूती से लड़ सकता था। वहीं वह जिस तरह के मूव करता था, उसके पलट वह खुद को उसके अटैक से उसी के तरह के मूव से टॉस कर देती थी, जिस वजह से वह अच्छे से समझ चुका था कि यह एक अव्वल दर्जे की फाइटर है। इतना लड़ने के बावजूद उसे एक बार के लिए भी शक नहीं होता है कि इस वक्त उससे लड़ रहे शख्स कोई लड़की है। वहीं उन लोगों को लड़ता हुआ देखकर
आदित्य जो वहां पहुंच चुका था वह भी तुरंत एक्शन में आता है और उस पर अटैक करने वाला था कि दूसरी तरफ से यामिनी आकर उस पर अटैक कर देती है। वहीं नीरव भी एक्शन में आ चुका था क्योंकि उन लोगों को लग रहा था यह कोई दुश्मन है। पहले उन लोगों ने इन पर गोली चलाने की कोशिश की और जब उसका आदमी मारा गया तो वह गुस्से से इन पर अटैक करने लगा है। वहीं नीरव को तामसी अच्छे से संभाल रही थी। वह लोग एक बहुत ही बढ़िया फाइटर थी जिसकी ट्रेनिंग तेजस्विनी ने करवाई थी और तेजस्विनी के द्वारा कराई गई ट्रेनिंग इतनी आसान तो नहीं थी, जिस वजह से वह लोग भी बहुत ही बढ़िया फाइटिंग जानती थी। वहीं उन दोनों को इस तरह लड़ते हुए 5 मिनट बीत गया था, लेकिन ना तो एक कदम सूर्या पीछे हटने को तैयार था और ना ही तेजस्विनी। वह दोनों एक दूसरे पर बराबर अटैक कर रहे थे। आज सूर्या पहली बार किसी से इतना ज़्यादा प्रभावित हुआ था। वह बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो गया था। वाकई में यह खिलाड़ी बहुत ही अच्छा खेल लेता है। इस वक्त उसके मन में यही ख्याल आ रहा था। वह और भी इंटरेस्ट के साथ लड़ने लगता है। अब वह अपने और भी दांव पेच उसके सामने रख देता है। वह ऐसे मुंह कर रहा था जिसे किसी आम फाइटर को टॉस करना बहुत ही मुश्किल था, क्योंकि वह एक राजघराने से था और उनके टीचर सिर्फ उन्हीं लोगों को सिखाते थे, जिस वजह से उनके द्वारा चला गया मूव बाहर कोई भी नहीं चल सकता था, क्योंकि वह बहुत ही सीक्रेट होते थे और वह फाइटिंग के बहुत ही ज़्यादा जीनियस थे। उनके शिक्षा के लिए, यानी राजघरानों के बच्चों की शिक्षा के लिए विदेशों से टीचर बुलाए जाते थे, जो उन्हें एक से बढ़कर एक शिक्षा प्रदान किया करते थे। वहीं फाइटिंग के लिए कई देशों से अलग अलग फाइटर बुलाए गए थे, जिन्होंने इनकी ट्रेनिंग करवाई थी और उसे तरह तरह के मूव्स भी सिखाए थे। वहीं अब जब तेजू देखती है कि वह उस पर किस तरह से हावी हो रहा है, तो वह भी भला पीछे हटने वाली नहीं थी। वह भी उसे उसी की तरह टक्कर देने लगती है। यह देखकर तो सूर्या के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहता है। आखिर में यह वैसे मूव्स कैसे कर सकती है? यह तो सिर्फ राजघराने में ही सिखाया जाता है। इस शख्स का ट्रेनर कौन था? क्या वह राजघराने से संबंधित है? क्या कोई राजघराने से है जो उसे मरवाना चाहता है? इस समय सूर्या के मन में बहुत सारे ख्याल चल रहे थे, जिस वजह से वह अच्छे से अब ध्यान नहीं दे पा रहा था। उसी का फायदा उठाकर तेजस्विनी ने उसके ऊपर कई बार ऐसे वार किए थे जिससे उसे उसके हड्डी तक में दर्द महसूस हुआ था और वह सामने वाले के अटैक करने की क्षमता पर बहुत ही ज़्यादा आश्चर्य था। वहीं तामसी और यामिनी ने आदित्य और नीरव का हाल मार मार के इतना बुरा कर दिया था कि ज़िंदगी में पहली बार उन लोगों को एहसास हो रहा था कि उन लोगों ने बहुत ही घटिया ट्रेनिंग की है
आज तक वह खुद को जीनियस समझते थे। वह सिर्फ सूर्या से ही लड़ने में पीछे रहते थे। बाकी वह जितने भी फाइटर से लड़ते थे हमेशा ही जीत जाते थे। लेकिन आज उन्हें एहसास हो रहा है उनके सामने पिद्दे जैसे दिखने वाले ये लड़के उन लोगों को धोबी की तरह पछाड़ रहे थे और वह बेबस होकर बस उनके लात घूंचे खाए जा रहे थे। वहीं सूर्या की नज़र भी उन दोनों फाइटर पर थी जो बिल्कुल उससे लड़ रहे फाइटर की तरह ही लड़ रहे थे। वह मन में सोचता है बहुत अच्छा, बहुत अच्छी तैयारी करके आए हैं, पर इन्हें क्या लगता है मुझे हरा पाना इतना आसान है। यह सोचकर वह और भी ज़्यादा ताकत के साथ लड़ने लगता है। वहीं तेजस्विनी, वह भला उससे पीछे कैसे रह सकती थी। आखिर में आज इस व्यक्ति ने उसकी जान लेने की कोशिश की थी। वह लोग अगर सतर्क नहीं रहते तो एक ही पल में उसकी सांसें रुक जाती, क्योंकि वह गोली सीधा उसके सर के ऊपर से गुजरी थी। अगर वह अपने जगह से थोड़ा साइड न हटी होती तो यह गोली सीधा उसके माथे के बीचों बीच जाकर लगती। इस वक्त उसके गुस्से का कोई ठिकाना नहीं था और गुस्सा आने पर वह बहुत ही ज़्यादा खतरनाक बन जाती है। तो आज सारा गुस्सा सूर्या के ऊपर कहर बनकर गिरने वाला था और आज ज़िंदगी में सूर्या को कोई ऐसा मिलने वाला था जो उससे भी ज़्यादा भयानक था। वरना आज तक तो सूर्या को यह गलतफहमी थी कि वही दुनिया का सबसे भयानक इंसान है जिससे सब लोग डर कर काँपते हैं। वहीं अब उन लोगों को लड़ते हुए 10 मिनट हो गया था, जहां आदित्य और नीरव का हाल बेहाल हो चुका था और वह दोनों अटैकर जो उस पर लगातार अटैक किए जा रहे थे। वहीं आदित्य जो पूरी तरह से थक चुका था, वह अपने सामने वाले शख्स से यानी यामिनी से बोलता है, अरे यार तुम क्या खाकर इतना मजबूत बने हो, प्लीज मुझे भी बता दो। मैं अपने आप को बहुत बड़ा फाइटर समझता था, लेकिन आज तुम्हें देखकर अंदाज़ा लग गया है कि मेरी फाइटिंग स्किल अभी थोड़ी स्लो है। लेकिन तुम देखने में इतने छोटे हो फिर भी इतने ज़्यादा ताकतवर हो, तो ज़रूर यह तुम्हारे खाने की वजह से होगा। तो तुम मुझे भी जल्दी से बताओ कि तुम क्या खाते हो। वहीं अपने सामने इस पागल इंसान को देखकर यामिनी का मन कर रहा था कि वह उसका मुंह फोड़ दे, और उसने किया भी यही। उसके पूछने के ठीक बाद वह उसके मुंह पर जोरदार पंच मारती है, जिस वजह से उसे अपने नाक और अपने होठों पर बहुत तेज़ दर्द महसूस होता है। वह ज़ोर से चिल्लाता है और बोलता है, बेवकूफ़ इंसान, मैंने तुमसे खाने के बारे में पूछा था और तुमने मेरा मुंह ही तोड़ दिया। अगर मैंने तुमसे किसी और के बारे में पूछा होता तो तुम क्या क्या तोड़ देते। यह बोलकर वह खुद को उसके वार से बचाते हुए फिर से उससे लड़ने लगता है। वहीं नीरव बेचारा जो सेक्रेटरी बनकर सारी फाइटिंग भूल चुका था, आज उसे हर मूव से याद आ रहे थे, क्योंकि जिस तरह से सामने वाला शख्स उस पर वार कर रहा था, अगर वह उसे नहीं बचा तो उसके मुंह में ना तो दांत बचने वाले थे, न तो उसके आँखों में काली पुतलियाँ बचने वाली थी, और ना ही उसकी लंबी नाक बचने वाली थी। यानी सच में सामने वाला इतना ज़्यादा खतरनाक था कि उसे बचने का मौका ही नहीं दे रहा था। वह तो बस अपनी जान बचाकर इधर उधर करके कैसे भी खुद को बचा रहा था। वहीं सूर्या और तेजू को लड़ते लड़ते काफ़ी वक्त बीत गया था।
अब सूर्या को बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लगा था, क्योंकि सामने वाला शख्स उससे हार मानने को तैयार नहीं था। वहीं सूर्या, जिसका ईगो सबसे बड़ा था, वह भला उससे कैसे हार मान जाए। अब वह उस पर अपनी पूरी ताकत लगाकर अटैक करने लगता है, लेकिन यह क्या, यह अभी भी उससे आराम से बच जा रहा है। यह सोचते हुए वह बहुत ही ज़्यादा गुस्से के साथ उस पर अटैक करने लगता है, लेकिन जब देखता है कि वह कैसे उसे बार बार टॉस कर रहा है, तो वह नेक्स्ट मूव ऐसा करता है कि एक ही झटके में वह उसे पलटकर सीधा पीछे से दबोच लेता है। उसका अब बिल्कुल भी इरादा नहीं था इस इंसान को छोड़ने का। वहीं जैसे ही उसकी पीठ सूर्या के सीने से लगती है, अचानक से उन दोनों को करंट की एक लहर से महसूस होती है। जहां सूर्या को नहीं पता था कि यह एक लड़की है, वहीं तेजी को तो पता था कि उसके सामने एक लड़का है, जिस वजह से उसे यह एहसास बहुत ही जल्दी हो जाता है। वहीं सूर्या, जो समझ नहीं पाता है कि उसे इस तरह से पकड़ने से उसे क्यों ऐसा महसूस हो रहा है। वहीं उसके दिल की धड़कन बढ़ चुकी थी, लेकिन वह सभी चीज़ों को एक साइड रखकर उसे काफ़ी तेज़ी से अपने बाहों में दबाकर पकड़ लेता है। इस वक्त वह उसके बाहों में पूरी तरह से कैद हो चुकी थी। वहीं उसके दिल की धड़कन इतनी ज़्यादा बढ़ी थी कि अब वह खुद को कमज़ोर महसूस कर रही थी। उसके बाहों में आकर उसे एक अजीब सा एहसास हो रहा था। पता नहीं क्यों उसका टच उसे छूने में बिल्कुल भी बेकार नहीं लग रहा था। ऐसे लग रहा था जैसे वह कोई उसका अपना हो, वरना तेजस्विनी को कोई छू सके ऐसा कभी कोई पैदा ही नहीं हुआ था। वहीं सूर्या को भी एक अलग एहसास हो रहा था। उसे भी उस व्यक्ति को छूने में बिल्कुल भी खराब नहीं लग रहा था, बल्कि उसे तो लग रहा था कि उसके शरीर की ठंडक बहुत ही मदहोश करने वाली है। वह अगर उसे उसी तरह अपने बाहों में जकड़ कर रखेगा तो बिल्कुल भी बोर नहीं होगा, बल्कि उसे अजीब सा मज़ा आ रहा था। वहीं तेजू अब छटपटाने लगी थी। वह उससे छुड़ाने के लिए अपने हाथ पैर मार रही थी, जिस वजह से सूर्या उसे अपनी बाहों में ऊपर उठा लेता है, जिससे तेजस्विनी का पैर जमीन से ऊपर उठ जाता है, जिस वजह से उसकी ताकत अब कम हो जाती है। वहीं अभी भी अपने पैरों को वह बहुत ही तेज़ी से चला रही थी, जिस वजह से अब सूर्या ने उसके पैरों को भी दबोच लिया। अब जाकर तेजस्विनी ने गुस्से में उससे कहा कि मुझे छोड़ो, वरना तुम सोच नहीं सकते हो कि मैं तुम्हारा क्या हाल करूँगी, और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे शूट करने की। आखिर में तुम हो कौन, और इस तरह से चोरों की तरह छुपकर शूट करते हो। अगर हिम्मत है तो सामने से अटैक करो। वहीं जब सूर्या के कानों में उसकी मीठी सी आवाज़ पहुंचती है तो एक पल के लिए तो उसका होश ही उड़ जाता है। क्या वह एक लड़की है? नहीं नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? क्या उसके कान ने गलत सुना? क्या यह आवाज़ लड़की की ही थी? लेकिन हाँ, उसने सही सुना। यह आवाज़ बहुत ही मीठी और मधुर थी।
यह एक लड़की की ही आवाज़ है। जबकि इस वक्त तेजस्विनी ने बहुत ही गुस्से में कहा था, जिस वजह से उसकी आवाज़ बहुत ही भारी थी। वहीं सूर्या को समझ नहीं आ रहा था। वह उसे बोलता है कि तुम कौन हो, क्योंकि वह अभी भी उस पर डाउट कर रहा था कि क्या सच में यह लड़की है, जिस वजह से अब उसे फिर से उसकी आवाज़ सुननी थी। उसे लगा कि उसके कान बज रहे हैं, लेकिन तेजस्विनी उसके सवालों का जवाब नहीं देती और वह अपनी पूरी ताकत लगाकर उसके हाथों को दूर करने में ध्यान दे रही थी। वहीं सूर्या, जो कि उसकी ताकत के आगे ढीला पड़ रहा था, वह भी अपनी पूरी ताकत से उसे अपनी बाहों में फिर से जकड़ लेता है और बोलता है, मेरे सवालों का जवाब दो। तुम इस तरह आकर अचानक से मुझ पर कैसे अटैक कर सकती हो? वहीं उसकी बात को सुनकर तेजस्विनी को गुस्सा आ जाता है। क्या वह अचानक से आकर उस पर अटैक की थी? क्या यह दुनिया का बहुत बड़ा बेवकूफ़ नहीं है? पहले उसने उस पर गोली चलाया था, तब तो उसने अटैक किया। वह गुस्से में बोलती है कि किसे बेवकूफ़ बना रहे हो? अगर तुमने मुझे शूट न किया होता तो मैं तुम पर अटैक क्यों करती? वहीं फिर से लड़की की आवाज़ सुनकर अब सूर्या पूरी तरह से श्योर हो चुका था कि इस वक्त जो उसके बाहों में है वह एक लड़की है। वहीं उसे दूसरा झटका तो यह सोचकर लगता है, क्या उसने किसी लड़की को अपने बाहों में भर रखा है और उसे उससे बिल्कुल भी एलर्जी नहीं हो रही है, ना तो उसे किसी तरह का उससे घिन महसूस हो रहा है, ना ही उसे उल्टियाँ हो रही हैं। यानी क्या वह बिल्कुल से ठीक हो चुका है, क्योंकि उसे एक अजीब सी बीमारी थी। वह जब कभी किसी लड़की के पास जाता था तो उसे अजीब से एलर्जी होने लगती थी और उसे उलझन होने लगती थी, उसी के साथ उल्टियाँ होने लगती थी। फिर धीरे धीरे कर उसकी तबीयत इतनी ज़्यादा बिगड़ जाती थी कि वह खुद को कंट्रोल में नहीं रख पाता था, जिसकी वजह से उसे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होता था। यही कारण था कि वह लड़कियों को अपने पास भी भटकने नहीं देता था। लेकिन आज इस लड़की को उसने अपनी बाहों में ले रखा है और उसे इस तरह से कुछ भी नहीं महसूस हो रहा है, बल्कि उसे इस तरह से पकड़ने में उसके शरीर में एक अलग से ही झंझनाहट हो रही थी, जो उसके दिल को बहुत ही आराम पहुंचा रही थी। ऐसे लग रहा था जैसे मानो उसका दिल कितना ज़्यादा खुश हो रहा है इस लड़की को अपनी बाहों में भर के। अब तो सूर्या की उत्सुकता और ज़्यादा बढ़ जाती है। वह इस लड़की का चेहरा देखना चाहता था। वहीं तेजस्विनी, जो उससे छूटने के लिए छटपटा रही थी, वह गुस्से में उससे बोलती है कि मैं तुम्हें जान से मार डालूंगी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे शूट करने की? सच सच बताओ, तुम्हें किसने भेजा है? इससे पहले कि तुम्हारे पास बोलने के लिए भी टाइम ना बचे, अपनी जबान खोलो। उसकी आवाज़ सूर्या के कानों को ठंडक पहुंचा रही थी। उसे इस वक्त इस लड़की पर बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा था। पहले तो उसे हैरानी हुई कि यह एक लड़की है, और दूसरी उसके आश्चर्य का ठिकाना नहीं था कि इतनी देर से टक्कर देने वाली एक लड़की निकली। यह सोचकर वह खुद की किस्मत पर हंस रहा था, जिसके सामने बड़े बड़े आदमी भी नहीं टिक पाए, जिसके सामने बड़े से बड़ा फाइटर भी नहीं टिक पाया। कोई भी उसके सामने 2 मिनट से ज़्यादा नहीं टिक पाता था। पिछले 15 मिनट से यह लड़की उसे बराबर की टक्कर दे रही है।
यानी गजब की यह लड़की है, एक बार तो उसका चेहरा देखना ही बनता है। अब जब वह उसकी लाइफ में अपने से आई है तो वह उसे अपनी कैद में रख लेगा, क्योंकि अब वह उसे दूर नहीं जाने देगा। इस वक्त सूर्या के मन में क्या ख्याल चल रहे हैं यह तो उसका दिल ही जानता था। वहीं उसके ख्यालों से बिल्कुल अनजान तेजस्विनी, जो अभी तक पूरी तरह से ढीली पड़ी हुई थी, उसने अपनी पूरी ताकत लगा के उसके हाथों को हटाना चाहा। वहीं सूर्या, जो इस वक्त उसके चेहरे को देखना चाहता था, वह उसके चेहरे से नकाब हटाने वाला था, लेकिन तब तक में तेजस्विनी ने उसके हाथों की पकड़ खुद पर से ढीली करवा ली थी और वह तुरंत ही पलटकर उस पर अटैक करती है। इस दरमियान उसके सर की हुडी खींचकर निकल जाती है और उसके बालों में लगा क्लिप भी खुल जाता है, जिस वजह से उसके काले लहराते बाल, जो कि उसके कमर तक लंबे थे, वह तुरंत ही हवा में उड़ने लगते हैं। वहीं हुडी के हटने की वजह से अब उसका आधा चेहरा उसे साफ साफ दिखाई दे रहा था, जिसमें उसकी नीली झील सी आंखें और ऊपर का माथा था। नीचे आंख के नीचे से बाकी चेहरा मास्क में ढका हुआ था, जिसे सूर्या देख तो नहीं सकता था, पर उसकी आंखें बहुत ही प्यारी थी, जिस वजह से सूर्या अपने जगह पर खड़ा रह जाता है। वह हैरानी से उसकी आंखों को देख रहा था। वहीं उसके उतने चेहरे को ही देखकर वह अंदाज़ा लगा सकता था कि वह बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत होगी, और उसका रंग भी दूध के समान गोरा था। वह तो बस अपनी आंखें फाड़े आश्चर्य से अपने सामने खड़ी उस लड़की को देख रहा था। तभी तेजस्विनी उस पर अटैक कर देती है। वह अभी बिल्कुल इस बात से अनजान था, जिस वजह से उसका एक जोरदार पंच सीधा उसके सीने में आके लगता है। वह इतना पावरफुल था कि सूर्या का पूरा शरीर अपनी जगह पर ही हिल जाता है। वहीं वह तुरंत ही एक्शन में आता है और उसके हाथों को तेजी से पकड़ लेता है। इस वक्त उसे अपने सीने में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। वहीं वह अपने सामने उस खड़ी लड़की की ताकत को इग्नोर नहीं कर सकता था। वह मन ही मन उसके सराहना कर रहा था कि वाकई में आज तक वह बस यही सोचता था कि लड़कियां बस मर्दों के काम करने के लिए पैदा हुई हैं। वह घर के चूल्हा बर्तन करती हैं और खाना बनाती हैं और बाकी मर्दों को खुश करती हैं। इसके अलावा उसकी कोई ज़िंदगी नहीं होती। लेकिन आज अपने सामने खड़ी इस लड़की को देखकर उसकी राय पूरी तरह से बदल चुकी थी। एक ही झटका काफ़ी था उसकी ज़िंदगी में तूफान लाने के लिए। वह अपने सामने इस लड़की के इस खतरनाक रूप को देखकर अच्छे से समझ गया था कि यह कोई नॉर्मल लड़की तो नहीं होगी। आखिर में किसी के अंदर इतनी ज़्यादा ताकत होना कोई आम बात नहीं है। वह अभी भी उसके चेहरे को देखना चाहता था। तभी उसे फिर से तेजस्विनी की आवाज़ सुनाई देती है। वह उससे बोल रही थी, बताओ तुमने मुझ पर क्यों अटैक किया? क्योंकि तेजस्विनी को पूरा अंदाज़ा था कि उसकी असलियत यहाँ किसी को नहीं पता है
वह बहुत ही सीक्रेट तरीके से रहती है, जिस वजह से उसकी असली पहचान किसी को भी नहीं पता चल सकती है कि वह कौन है। बाकी रही इस अटैक करने की वजह, तो यह ज़रूर उसके किसी बिजनेस राइवल का काम होगा, जो उस पर यह घटिया ट्रिक अपनाना चाहता होगा। वैसे उसने पहले ही सोचा था। इस कॉन्ट्रैक्ट को हासिल करने की वजह से उसने काफ़ी लोगों को अपना दुश्मन बना लिया है। बहुत से लोगों की नज़र इस कॉन्ट्रैक्ट पर थी। बहुत से लोगों की नज़र इस प्रोजेक्ट पर थी, और जब आज उसने यह प्रोजेक्ट अपने नाम कर लिया है, तो जाहिर सी बात है उस पर इस तरह के हमले हो सकते थे। यही सब सोचकर वह जानना चाहती थी आखिर में यह किसके द्वारा भेजा गया है, जिससे वह उसकी ज़िंदगी जहन्नुम बना सके। वहीं उसके बातों को सुनकर सूर्या पूरी तरह से अब गुस्से में आ जाता है। उसने उस पर कब अटैक किया? वह गुस्से में बोलता है, पागल लड़की, मैंने तुम पर कोई अटैक नहीं किया, और ना ही मैं तुम्हें जानता हूँ। तुम कौन हो और कहाँ से आई हो, मैं तुम्हारे बारे में कुछ नहीं जानता हूँ। मैं यहाँ अपने बिजनेस के सिलसिले में आया था, लेकिन किसी ने मुझ पर अटैक किया। मैंने बस उसी को मारा। वह मुझे शूट करने जा रहा था, जिस वजह से मैंने उसे पहले ही शूट कर दिया। हो सकता है उसके भी गन से गोली निकली हो, जो तुम्हें जाकर लग गई हो, क्योंकि उसने उस समय अच्छे से नोटिस किया था कि उसके शूट करने के बाद एक गोली की आवाज़ और आई थी, पर उसने उस ओर ध्यान नहीं दिया। लेकिन अब इस लड़की के बार बार कहने की वजह से उसे लगता है कि यह संभव हो सकता है कि वह गोली जाकर इसे लड़की के साइड लगी हो, जिस वजह से यह लड़की इतनी ज़्यादा बौखलाई हुई है और उस पर इस तरह से अटैक कर रही है। हो सकता है उसने उस वक्त उसे शूट करते हुए देख लिया हो, जिस वजह से इसे गलतफहमी हो गई हो कि उसी ने इसे शूट किया है। यह सोचते हुए वह उसका डाउट क्लियर करने लगता है। वैसे उसकी आदत नहीं थी कि वह किसी को एक जबान भी बोले। किसी का डाउट क्लियर करना तो दूर दूर तक उसके डिक्शनरी में नहीं लिखा था, लेकिन आज पता नहीं क्यों वह उस लड़की को सफाई दे रहा था। वहीं जैसे ही तेजस्विनी यह सुनती है, तो वह समझ जाती है कि वह एक बड़ी गलतफहमी की शिकार हो चुकी थी और बेवजह इस व्यक्ति पर अपनी एनर्जी खत्म कर दी। वह सच में इस व्यक्ति से लड़ते हुए बहुत ज़्यादा थक चुकी थी। आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि किसी ने उसे इतनी ज़्यादा टक्कर दी हो। वह पहले ही उसे हरा देती थी, लेकिन वाकई में वह कह सकती थी कि यह आदमी बहुत ही ज़्यादा ताकतवर था। वह ध्यान से उसकी आंखों में देखने लगती है, वहीं कि क्या वाकई में यह सच बोल रहा है, क्योंकि उसे लोगों की आंखें पढ़ना अच्छे से आता है। अगर वह झूठ बोल रहा होगा तो वह तुरंत ही समझ जाएगी। वहीं वह सूर्या की काली आंखों को ध्यान से देख रही थी, और दूसरी तरफ सूर्या तेजस्विनी की नीली आंखों को ध्यान से देख रहा था। इस वक्त वह दोनों अपनी लड़ाई भूलकर एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे। जहां उसकी आंखों को देखते हुए सूर्या को अपनेपन का एहसास हो रहा था, वहीं तेजस्विनी उसकी आंखों को देखकर समझ सकती थी कि वह झूठ नहीं बोल रहा है। वह बोलती है कि ठीक है, अगर तुम बोल रहे हो तो मैं मान लेती हूँ
लेकिन याद रखना, मैं शांत बैठने वाली नहीं हूँ। मैं इसकी पूरी जांच करवाऊंगी। और अगर तुम झूठ बोल रहे होगे तो फिर तुम सोच नहीं सकते हो तुम्हें इसकी कौन सी सजा मिलेगी। इतना बोलकर वह सूर्या का हाथ बहुत ही तेजी से झटकती है, जिससे एक ही पल में उसका हाथ उसके हाथों से बाहर निकल आता है। वहीं वह उसे अपनी उंगली दिखाते हुए, वार्न करते हुए मुड़कर जाने लगती है। वह उन दोनों लड़कियों को चलने के लिए बोलती है। वहीं उसकी आवाज़ सुनकर तामसी और यामिनी, जो उन दोनों को बहुत ही बुरी तरह से पीट पीट कर अधमरा कर दी थी, और उन्हीं के ऊपर बैठकर वह लोग अभी सुस्ता रही थी, उसका इशारा पाते ही तुरंत उठकर उसके पीछे पीछे जाने लगती हैं। तभी सूर्या की नज़र अब उन दोनों पर पड़ती है। वह अब दूसरे ही पल समझ चुका था कि यह दोनों जो उसके साथ हैं, यह दोनों भी लड़कियां हैं। क्योंकि अब वह उन दोनों को बहुत ही ध्यान से देख रहा था। उनकी चाल ढाल, उनकी हाइट सब कुछ बता रही थी कि वाकई में यह लड़कियां हैं। पहले उसने ध्यान नहीं दिया था, लेकिन अब तेजस्विनी को जानने के बाद वह उन दोनों पर अच्छे से ध्यान दे रहा था। उसे बहुत ही ज़्यादा हैरानी होती है और वह मन ही मन सोचने लगता है, क्या वाकई में यह कोई लेडी डॉन है जिसने बुरी लड़कियों की फौज तैयार कर रखी है। वह हैरानी से अपने उन दोनों बेवकूफ़ दोस्तों को देखता है, जो इस समय ज़मीन पर अधमरी हालत में लेटे हुए थे। ऐसे लग रहा था मानो उनके अंदर से उनकी जान निकाल ली गई हो। वह बहुत ही मुश्किल से अपनी सांस ले पा रहे थे। वहीं उनकी ऐसी हालत देखकर उसे बहुत ही ज़्यादा हंसी आती है। जिंदगी में आज पहली बार ऐसा हुआ था जब सूर्या हंस रहा था। सच में कमाल की वह लड़कियां हैं। उसका दिमाग मजबूर हो जाता है यह सोचने को, आज पहली बार उसने ऐसी लड़कियां देखी थी। वरना उसे तो लगता था कि लड़कियां बस घर के अंदर ही चूल्हा चौका करने के लिए होती थी। वैसे भी उसके घर की लड़कियां यही तो कर रही थी। जिस वजह से आज तक उसने कभी लड़कियों की इज्जत नहीं की। लेकिन आज उसका दिल कर रहा था कि वाकई में यह लड़कियां कमाल की थीं। अब सूर्या को इन लड़कियों के बारे में जानने की बहुत ही ज़्यादा उत्सुकता होने लगती है। वह तुरंत ही अपने आदमियों को फ़ोन करके इन तीनों लड़कियों के बारे में बताता है और कहता है कि उनके बारे में पता लगाए और एक एक चीज़ उन्हें बताए। वहीं वह लड़कियां यानी तेजस्विनी और यामिनी और तामसी वहाँ से निकलकर तुरंत ही बाहर आती हैं। वहीं तामसी बोलती है, अरे यार, बहुत दिनों बाद प्रैक्टिस किया, जिस वजह से मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ। ऐसे लग रहा है जैसे मेरे हाथों और मेरे पैरों में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। पता नहीं साले कितनी मोटी चमड़ी के थे, उन्हें मारने में बहुत ही मेहनत करनी पड़ी। वहीं उसकी बात को सुनकर यामिनी भी बोलती है, हाँ यार, वाकई में मैंने भी बहुत मेहनत की। ऊपर से वह कमीना मुझसे पूछ रहा था मैं क्या खाती हूँ। मेरा तो मन कर रहा था कि मैं उसी को खा जाऊँ। उसकी बात को सुनकर तामसी जोर जोर से हंसने लगती है और कहती है, क्या लड़ाई के वक्त उसे मजाक सूझ रहा था। तुझे उसे अच्छे से सबक सिखाना चाहिए था, सारा मजाक निकल जाता। उसकी बातों को सुनकर यामिनी बोलती है कि तुझे क्या लगता है मैंने उसे ऐसे ही छोड़ दिया। इतना मारा है कि उसका पिछवाड़ा 10 दिन कुर्सी पे बैठने से पहले रोएगा।
उसकी बातों को सुनकर तामसी हंसने लगती है। वहीं तेजू अभी एकदम सीरियस थी, वह बस आगे चले जा रही थी। उसे इतना सीरियस देखकर वह दोनों पूछती हैं कि तेजू तू क्यों इतनी सीरियस है। मैंने देखा था वह इंसान बहुत ही ज़्यादा ताकतवर था, वह कैसे तुझ पर बराबर अटैक कर रहा था और उसके मुंह से बिल्कुल ऐसे थे जैसे काका साहब ने तुझे सिखाया है। क्या वह किसी राजघराने का है? तभी तामसी बोलती है कि यही तो मैं भी सोच रही हूँ, यह बिल्कुल हमारे राजघराने के जैसे मूव्स थे, क्योंकि मुझे अच्छे से पता है इस तरह की शैली बाहर किसी भी मास्टर को नहीं आती थी। वह सिर्फ एक हमारे मास्टर थे जो ऐसा सिखाते थे। काका ने मुझे उनके बारे में बहुत कुछ बताया है। तो क्या यह भी किसी राजघराने से था? वह बोलती है कि तुम दोनों इसके बारे में पता लगाओ, मुझे जानना पड़ेगा कि यह कौन है और इस तरह से मुझ पर अटैक करना और उसका यह बोलना कि उसने कुछ नहीं किया बल्कि उसे मारने के लिए आए थे और उसने उस व्यक्ति को मारा है जो उसे शूट करने जा रहा था। तब तामसी बोलती है क्या ऐसा हो सकता है? तो तेजू बोलती है कि हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, लेकिन मुझे उसके आंखों में सच्चाई दिख रही थी। इसका मतलब यह था कि वह झूठ नहीं बोल रहा है। तो आखिर में यह अटैक हम पर नहीं बल्कि उसी पर हुआ था। तभी उसकी बातों को सुनकर यामिनी हंसते हुए बोलती है कि सच में बेचारा कितना बदकिस्मत है। उसका हाल तो यही हुआ कि खजूर आसमान से टपके और खजूर पर अटके, यानी एक बार वह उसके अटैक से बच गया तो दोबारा जाकर तू उस पर बिल्ली की तरह झपट पड़ी और फिर बेचारे का क्या हाल कर दिया। यकीन मानो अगर वह इतना ताकतवर न होता तो आज वह तेरे हाथों से जान से मारा जाता और तुझे जब बाद में पता चलता कि तूने एक बेगुनाह को मार दिया तब तो हम लोगों का दिमाग खाती और बार बार तुझे अफसोस होता रहता। ऐसी माफिया क्वीन मैंने अपने लाइफ में पहली बार देखा है कि हजारों गुनाहगारों को मारते वक्त तेरे अंदर दया नहीं आती है, लेकिन एक बेगुनाह भी अगर तेरे हाथों से मर गया तो उसका प्रायश्चित तू ऐसे ऐसे करती है जैसे कोई सोच भी नहीं सकता है। यानी हद है यार, कोई ऐसा भी होता है। उसकी बातों को सुनकर तेजस्विनी बोलती है कि 100 गुनहगार मर जाए लेकिन एक बेगुनाह को सजा नहीं मिलनी चाहिए, यही हमारा सिद्धांत है जिसे हम कभी भी नहीं बदलेंगे। उसकी बातों को सुनकर वह दोनों चुप हो जाती हैं। आखिर में वह गलत ही क्या कह रही थी, सच ही तो बोल रही थी। किसी भी बेगुनाह को सजा नहीं मिलनी चाहिए। सच में उसकी सोच बहुत ही महान है। वह दोनों शांत होकर उसके पीछे जाने लगती हैं। अब तक वह पार्किंग में पहुंच चुकी थी। तभी उनके सामने एक गाड़ी आकर रुकती है जिसमें वह तीनों बैठ जाती हैं। उन लोगों ने ड्राइवर को बाहर निकाल दिया था। वहीं तेजस्विनी का दिमाग जो मशीन की तरह तेजी से चलता है, वह अपनी गाड़ी को बहुत ही स्पीड से वहां से निकालती है। इस समय तेजस्विनी ड्राइव कर रही थी। वहीं यामिनी उसे बोलती है तूने ड्राइवर को क्यों बाहर निकाल दिया? तू इतना थकी हुई है, क्यों ड्राइव कर रही है? वहीं उसकी बातों को सुनकर तेजस्विनी बोलती है जहाँ तक मुझे अंदाजा है, जिस तरह से वह मुझे आश्चर्य से देख रहा था और जिस तरह से मैं उसके मुंह से देखकर परेशान हूँ, उसी तरह से वह मेरे मुंह भी देखकर परेशान होगा। और जाहिर सी बात है वह अब मेरे बारे में जानना चाहेगा, जिस वजह से
उसके लोग अब हमारा पीछा करेंगे और हमारे बारे में जानकारी निकालने की कोशिश करेंगे। उसकी बातों को सुनकर यामिनी और तामसी आश्चर्य से उसकी ओर देखने लगती हैं और बोलती हैं ऐसा कुछ नहीं होगा। तभी वह साइड मिरर में देखते हुए बोलती हैं अगर ऐसा नहीं होगा तो अपने पीछे देखो। तभी उन्हें अपने पीछे 2 गाड़ियां आते हुए दिखाई देती हैं। तो वह बोलती हैं हो सकता है वह कहीं और जा रही हूँ। तो वह बोलती है रुको मैं तुम्हें दिखाती हूँ। इतना बोलकर वह अपनी गाड़ी दूसरी साइड मोड़ लेती है। इसी तरह वह कई जगह अपनी गाड़ी मोड़ती है, लेकिन उसके पीछे आने वाली गाड़ी उससे बराबर दूरी बनाए हुए लगातार उसके पीछे ही आ रही थी। यह देखकर वह लोग समझ जाती हैं कि वाकई में तेजू जो सोच रही थी वह सही है। वह बोलती हैं कमाल है यार, वाकई में तेरा दिमाग तो बहुत तेज चलता है। मैंने तो इस बारे में सोचा ही नहीं था। अभी तो हम उसे आराम से अपने अड्डे तक पहुंचा देते। उसकी बातों को सुनकर वह बोलती है हाँ तुम ठीक बोल रही हो। तुम्हें अपना दिमाग हर वक्त चालू रखना चाहिए। अगर तुम चौकन्ना नहीं रहोगी तो बहुत ही जल्दी दुश्मनों की कैद में दिखाई दोगी। इस वजह से मुझे लगता है कि तुम्हारी ट्रेनिंग फिर से एक बार करवानी होगी। वहीं उसकी बातों को सुनकर वह घबराते हुए बोलती है नहीं नहीं, मैं अपना दिमाग कान नाक हाथ सब खोल कर रखूँगी। मुझे ट्रेनिंग नहीं करना है। उसे पता था अगर तेजस्विनी उसे ट्रेनिंग के लिए भेजेगी तो वह एक बार फिर से मरने के समान होगा, क्योंकि तेजस्विनी उन लोगों को बहुत ही बुरी ट्रेनिंग देती थी जो कोई जल्लाद भी न देता हो। तभी तो जाकर वह लोग इतनी मजबूत हो पाई हैं। लेकिन कुछ भी कहो, वह दिन उनके लिए बहुत ही ज़्यादा दर्द भरे रहते हैं, जिस वजह से अपनी ट्रेनिंग की याद आते ही उन्हें सर से पैर तक की सिरहन महसूस होती है। वह दोनों एकदम शांत हो जाती हैं। वहीं उन्हें इस तरह शांत देखकर तेजस्विनी को अंदर से हंसी आ रही थी। वह उन्हें बोलती हैं तुम दोनों इतनी शांत क्यों हो गई। तो वह दोनों एक साथ बोलती हैं कि हम लोग इस समय अपना दिमाग सक्रिय कर रहे हैं जिससे हम आसपास की चीज़ें ऑब्जर्व कर सकें। उसकी बातों को सुनकर तेजस्विनी को हंसी आ जाती है। वह बोलती है कि तुम लोगों का कुछ नहीं हो सकता है। फिर वह साइड मिरर से देखती है। वह लोग अभी भी उसके पीछे आ रहे थे। अब क्या था, वह अपनी गाड़ी को बहुत ही ज़्यादा स्पीड से आगे बढ़ाती है और जगह जगह सड़कों पर मुड़ते हुए वह उन्हें आराम से चकमा दे देती है। फिर उनकी आंखों के सामने से ओंझल हो जाती है। वहीं वह लोग चलते चलते अचानक से रुक जाते हैं। फिर अपने चारों तरफ देखते हैं और बोलते हैं अरे यार, वह लोग कहाँ चली गईं। हमें तो वह दिखाई ही नहीं दे रही है गाड़ी। क्या गाड़ी हवा में गायब हो गई। यह बोलते हुए वह लोग चारों ओर अपनी नज़रें दौड़ाने लगते हैं। वहीं उन्हें दूर दूर तक अब कोई नहीं दिखाई दे रहा था। उन्हें समझ नहीं आता कि अचानक से उनकी गाड़ी कहाँ गायब हो गई। अब वह अपने बॉस को क्या जवाब देंगे। वैसे भी अगर उन लोगों ने उसके बारे में खोज कर नहीं पता लगाया तो उनका जल्लाद बॉस उन्हें जिंदा नहीं छोड़ेगा। यह सोचकर ही उन बेचारों को पसीना आने लगता है। वह फिर से उसे खोजने लगते हैं, लेकिन अब तेजस्विनी को पाना नामुमकिन था। वह वहाँ से जा चुकी थी। वहीं सूर्या, जो इस वक्त मीटिंग हॉल में उस ऑफिसर से बात करने के लिए आया था, वह बिल्कुल भी उसकी बातें नहीं सुन रहा था। इस वक्त तो उसके दिमाग में वह लड़की ही चल रही थी। वह सोच रहा था क्या उसके लोग उस लड़की को फॉलो कर पाएंगे, क्या वह उसका पीछा कर पाएंगे। उसे यकीन था कि वह आराम से उसके आदमियों को चकमा दे देगी।
क्योंकि अब तक में वह इतना तो जान चुका था कि वह कोई आम लड़की नहीं है, और जब वह इतने सीक्रेट तरीके से यहाँ आई है तो जाहिर सी बात है वह अपनी हकीकत छुपा रही है। आखिर में वह कौन हो सकती है? और जहाँ तक उसने देखा था वह काफ़ी ज़्यादा चौकन्ना थी, जिस वजह से वह जान चुका था कि उसके लोगों के पीछा करने के बारे में अब तक तो उसे पता चल चुका होगा, और अब तक वह उसके लोगों को चकमा देकर गायब भी हो चुकी होगी। यह सोचते हुए उसके होठों पर बहुत ही हल्की सी मुस्कान आ जाती है। वहीं उसे इस तरह मुस्कुराता देखकर नीरव और आदित्य तो सदमे में ही चले जाते हैं। एक तो पहले ही उन्हें इतना मार पड़ा था, और अब इसका मुस्कुराना क्या उन्हें हार्ट अटैक देने वाला है? क्या वह आज उनकी जान लेकर ही मानेगा? वह बहुत ही आश्चर्य से सूर्या की ओर देख रहे थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आखिर में इसके होठों में मंद मंद मुस्कुराहट क्यों है। क्या सामने वाले व्यक्ति ने उसे इतना पीट दिया कि उसके दिमाग का स्क्रू ढीला हो गया और उसके होठों पर मुस्कुराहट आ गई? उन दोनों को अभी बिल्कुल भी नहीं पता था कि उन्हें मारने वाला कोई लड़का नहीं बल्कि लड़की है। तभी वह ऑफिसर उन लोगों को सब कुछ बताता है और फिर बोलता है कि मुझे लगता है सर अब आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। अब जाकर सूर्या को होश आता है। वह उसकी ओर देखने लगता है तो वह बोलता है कि सर मुझे लगता है कि आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। तब सूर्या बोलता है कि मेरा डाउट तो क्लियर नहीं हुआ, लेकिन तेरी हिम्मत कैसे पड़ी यह प्रोजेक्ट मेरी राइवल कंपनी को देने की? तू चाहे जिसे दे देता, पर उस कंपनी को तो बिल्कुल नहीं। तुझे पता है ना, मुझे उस कंपनी से बहुत ज़्यादा नफरत है। वह कंपनी हमेशा ही मेरे रास्ते में रोड़ा पैदा करती रहती है, और ऐसी कंपनी को मैं ऐसे ही नहीं छोड़ सकता हूँ। वहीं उसकी बातों को सुनकर वह बेचारा ऑफिसर घबराते हुए बोलता है कि सर इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, यह सरकारी आर्डर है। मैं तो बस एक मुलाजिम हूँ जिसे आर्डर दिया गया ऊपर से, और मैंने बस आकर उसे क्लियर किया है। यह बोलते वक्त रितेश आहूजा की सांसें भारी हो गई थी, क्योंकि वह अपने सामने बैठे इस डेविल को अच्छे से जानता था। पता नहीं कब इसका मूड सनक जाए और वह इसे जान से मार डाले। इस वक्त उसके हाथ पैर कांप रहे थे। वैसे भी उसका बस चलता तो वह कभी भी इसके डील को मना नहीं कर सकता था, लेकिन यह सरकारी काम था जिस वजह से वह इसमें सच में कुछ नहीं कर सकता था। वहीं सूर्या उसकी ओर देखते हुए बोलता है, आज मेरा मूड बहुत अच्छा है इसलिए मैं तुझे जिंदा छोड़ रहा हूँ, लेकिन आइंदा से ध्यान रखना, अगर मेरे रास्ते में जो कोई भी आएगा मैं उसे जान से मार डालूँगा। उसकी धमकी सुनकर बेचारे रितेश के गले से उसका थूक अंदर ही नहीं जा रहा था। ऐसे लग रहा था मानो वह पत्थर का रोड़ा हो और अटक गया हो। उससे तो थूक घटकते भी नहीं बन रहा था। इस पल लग रहा था कि उसकी जान ही निकल जाएगी। वहीं सूर्या उसे गुस्से से देखते हुए बाहर निकलकर जाने लगता है। वहीं नीरव और आदित्य भी जल्दी जल्दी उसके पीछे आने लगते हैं। वहीं सूर्या अभी वहाँ से जा रहा था, तभी अचानक से उसकी नज़र फिर से उसी जगह पर जाती है जहाँ वह लोग इतनी देर से फाइट कर रहे थे। यह देखते हुए उसके होठों पर फिर से हल्की सी मुस्कुराहट आती है, जिसे देखकर वह दोनों फिर से अपनी आंखें मसलने लगते हैं। क्या वाकई में उन लोगों ने इस डेविल को हंसते हुए देखा, मुस्कुराते हुए देखा? अगर ऐसा
हुआ तो उन लोगों ने सच में दुनिया का 9वां अजूबा देख लिया है, क्योंकि 8वां अजूबा तो वह पहले ही देख चुके हैं। अब यह 9वां अजूबा हुआ। तो आप सोच रहे होंगे कि 7वां अजूबा तो सुना है, अब 8वां अजूबा और 9वां अजूबा कहाँ से आ गया। 8वां अजूबा तो वह खुद है जो वह इस धरती पर पैदा हुआ, यानी सूर्या। और 9वां अजूबा उसके होठों पर पहली बार मुस्कान देखना, यह हुआ उसका 9वां अजूबा। तो वह बेचारे क्यों ना आश्चर्य से उसे इस तरह से देखें। वहीं उन्हें इस तरह से देखता हुआ देखकर वह उन्हें अपनी भौहें उचकाते हुए पूछता है, तुम लोग मुझे इस तरह से क्यों देख रहे हो? ऐसे लग रहा है जैसे पहली बार देख रहे हो। तो वह दोनों एक साथ बोलते हैं, हाँ, हम सच में आज तुम्हें ऐसे पहली बार देख रहे हैं। इससे पहले हमें नहीं पता तुम किस सन में मुस्कुराए होगे। यह कहकर वह सोचने लगता है कि वाकई में यह इससे पहले कौन से साल में मुस्कुराया था। वहीं उसे एक भी बार याद नहीं आता कि वह कब मुस्कुराया होगा। जहाँ वह अपनी सोच में डूबा था, वहीं सूर्या को आश्चर्य होता है कि यह लोग क्या बोल रहे हैं, क्या सच में वह मुस्कुरा रहा है? नहीं नहीं, वह कैसे मुस्कुरा सकता है? वह अपनी फीलिंग्स को छुपाने में बहुत ही अच्छा था, लेकिन इन लोगों को कैसे पता चला कि वह अंदर ही अंदर खुश हो रहा है? यह सोचते हुए वह खुद ही आश्चर्य में पड़ जाता है। फिर वह उन दोनों को वहीं छोड़कर आगे बढ़ जाता है। तभी अचानक से उसकी नज़र एक छोटे से चमकते हुए नग पर पड़ती है, जिसे देखकर वह पास जाकर उसे उठाता है तो देखता है यह कान का बहुत ही छोटा सा बाली था, जो बहुत ही प्यारा था और उसमें जड़े हुए वह स्टोन, जिसे देखकर साफ साफ अंदाज़ा लगाया जा सकता था कि यह बहुत ही कीमती हीरा है। यह देखकर उसके होठों पर मुस्कुराहट आ जाती है। वह समझ जाता है कि यह उसी लड़की का होगा। वहीं उसे इस तरह उस सामान को उठाते देखकर और उसे देखकर मुस्कुराते हुए देखकर वह दोनों तो अब सच में पागल होने वाले थे। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कब से उसका दोस्त, जो गंदगी से बिल्कुल ही दूर रहता था, उसे अजीब सी प्रॉब्लम थी, लेकिन आज वह ऐसे ज़मीन से किसी की चीज़ उठाकर उसे देख रहा है और तो और वह मुस्कुरा भी रहा है। तभी वह बोलता है, आदित्य बोलता है, अरे यार, तू कब से ज़मीन से कचरा उठाने लगा? सच में तू हमारा ही दोस्त है या उसकी जगह पे कोई और आ गया है? मुझे तो अब डाउट हो रहा है। उसकी बातों को सुनकर वह उसकी ओर देखता है और बोलता है कि यह उसी लड़की का है जो मुझसे लड़ रही थी। वहीं उसकी बातों को सुनकर वह दोनों आश्चर्य से उसकी ओर देखने लगते हैं और आश्चर्य की वजह से उनका मुंह तो इतना खुल गया था कि मानो उसमें 2 लड्डू एक साथ घुस जाएंगे। वहीं उन्हें इस तरह से देखता हुआ देखकर वह बोलता है कि तुम मुझे इस तरह से क्यों देख रहे हो? ऐसे मुझे तुम दोनों को देखकर तुम पर तरस आता है कि तुम दोनों भी एक लड़की से हार गए। वहीं उसकी बातों को सुनकर अब तो उनके हैरानी का कोई ठिकाना नहीं था। वह दोनों हकलाते हुए बोलते हैं, त तुम क्या बोल रहे थे? क्या क्या क्या? वो दोनों जो हमें पीट रही थी वो लड़कियां थीं? नहीं नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? उनका पंच इतना भारी था कि हमारे जबड़े अभी तक हिल रहे हैं। वह लड़की कैसे हो सकती है? तब सूर्य उन 2 बेवकूफ़ों को देखता है जो वाकई में इतनी मार खाने के बावजूद अभी तक यह समझ नहीं पाए थे कि वह लड़की है। वह बोलता है कि वाकई में तुम लोग बेवकूफ़ हो, जो तुम्हें इतना मार खाने के बावजूद समझ में नहीं आया कि तुम्हें मारने वाला एक लड़का नहीं बल्कि एक लड़की थी।
उसकी बातों को सुनकर वह बेचारे हैरानी से मुंह फाड़े अपनी किस्मत को कोसने लगते हैं। कितनी शर्मनाक बात है, अगर उनके बाकी दोस्तों को पता चला कि वह दोनों लड़की से मार खा कर आए हैं तो वह लोग तो चिढ़ा चिढ़ा कर उन दोनों का जीना हराम कर देंगे। तभी वह लोग सूर्या की ओर देखते हैं और बोलते हैं कि इसका मतलब तुम भी लड़की से मार खा रहे थे। वहीं उसकी बातों को सुनकर सूर्या उन्हें घूर कर देखता है और बोलता है, मैं तुम दोनों जैसा बेवकूफ़ नहीं हूँ। मैं उससे मार नहीं खा रहा था, बल्कि मैं तो उसे बराबर की टक्कर दे रहा था। वहीं वह दोनों ज़ोर ज़ोर से हंसने लगते हैं और बोलते हैं, क्या बात है, अब हमारे सरकार के यह दिन आ गए हैं कि वह लड़कियों को बराबर की टक्कर देने लगे। उसकी बातों को सुनकर सूर्या चिढ़ जाता है। वह बोलता है, अपना बकवास बंद करो। तब वह बोलते हैं कि यार कमाल की बात है, आज पहली बार मैंने ज़िंदगी में देखा है कोई लड़की तुझसे हार कर नहीं गई। अगर सही समय पर वह लड़ाई नहीं रुकी होती तो मुझे पक्का यकीन था वह तुझे हरा कर ही जाती। वहीं उसकी बातों को सुनकर सूर्या चिढ़ जाता है। वह गुस्से से उसकी ओर देखते हुए बोलता है, तुम बहुत बोलने लगे हो, मुझे लगता है तुम्हारी ज़बान ही काट देनी चाहिए। वहीं उसकी धमकी सुनकर बेचारा आदित्य तो घबरा जाता है। फिर वह बोलता है, अरे यार, मेरे कहने का यह मतलब नहीं था, मेरे कहने का यह मतलब था, देखो ना वह लड़की कितनी ज़्यादा बहादुर थी। तेरे सामने बड़े से बड़ा फाइटर भी 5 मिनट नहीं टिकता, लेकिन वह पूरे 15-20 मिनट तक तुझसे लड़ी थी। मुझे जहाँ तक अंदाज़ा है इतना समय तो हो ही गया होगा, और वह अपने हाथ पैर पर सही सलामत यहाँ से गई थी। इसका मतलब उसने तेरे सारे वार को रोक लिया और मैंने देखा था तूने अपने सारे मुंह चल दिए थे जो तू कभी किसी के सामने नहीं चलता था, पर वह कितनी आसानी से तुझे टॉस कर रही थी। वह बिना वार किए तेरे सारे वार को अपने हाथों से रोक ले रही थी। यह सब कुशलता तो सिर्फ हमारे गुरुजी में ही था। फिर यह लड़की किस देश से आई हुई है जिसे यह सब पता है? मुझे लगता है यह ज़रूर हमारे गुरुजी के देश से ही आई होगी। उसकी बातों को सुनकर सूर्या उसके ऊपर गुस्से से अपनी नज़रें डालता है और बोलता है, अपना मुंह बंद रखो। यह बोलते हुए वह उस बाली को बहुत ही आराम से अपनी जेब में डाल लेता है। यह करते वक्त एक बार फिर से उसके होठों पर मुस्कुराहट आ जाती है। वह मन ही मन सोचता है कि कोई बात नहीं, जंगली शेरनी, मैं जल्दी ही तुझे ढूंढ लूँगा, फिर तुझे इस शेर के कैद में रहना पड़ेगा। यह सोचते वक्त उसके होठों पर बहुत ही खतरनाक स्माइल थी। अब वह आगे क्या करने वाला है? क्या वह वाकई में तेजस्विनी के बारे में जान जाएगा? क्या उसे पता चल पाएगा कि तेजस्विनी और कोई नहीं बल्कि उसकी राइवल कंपनी की मालकिन है? और क्या वह उसके बारे में कोई भी जानकारी इकट्ठा कर पाएगा? तो आगे क्या होने वाला है यह जानने के लिए इसका नेक्स्ट एपिसोड सुनना बिल्कुल ना भूलें। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपसे इसके नेक्स्ट एपिसोड में। नेक्स्ट एपिसोड में आपको सुनने को मिलेगा कैसे तेजस्विनी की शादी राणा सूर्य प्रताप के साथ होती है और कैसे वह उसे अपने ज़िंदगी से निकालने की कोशिश करता है। वह उससे इतनी नफ़रत क्यों करता है? आखिर में उसके नफ़रत का क्या कारण है? यह सब जानने के लिए
मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए आप सभी को मेरी स्टोरी में बने रहने के लिए धन्यवाद। और हाँ, आपको यह एपिसोड कैसा लगा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलना। और जाने से पहले दोस्तों एक बार फिर से रिक्वेस्ट है, लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना।